नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर सब लोग चिंतित रहते हैं और हर मकाम पे इसके लिए काम किया जा रहा है। हर जगह इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास किया जा रहा है कि इसको सुधारा जाए, इसको बेहतर बनाया जाए। जहाँ पर एक तरफ सरकारें अपना काम कर रही हैं, वहीं पर दूसरी तरफ स्कूल और बच्चे भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और आज इसी तरह की एक जो प्रयास है वो द्वारका के वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं और वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है उस बात पर बात करने के लिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मोनिका मंगला जी। मोनिका जी साइंस की टीचर हैं वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में। उसके साथ आशी है। आशी स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में आशी? मैं 9th में हूँ। आशी 9th क्लास में है। वेदांश आप कौन सी? मैं क्लास 8 में। और ये हमारे साथ शार्वी हैं। शार्वी आप कौन सी? 9। तो ये बच्चे जो हैं आज जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले मोनिका जी आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगी, क्या है ये प्रोजेक्ट? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस मंच पर मुझे और मेरे विद्यार्थियों को आने का मौका दिया, जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में अपने विचार साझा कर सकें। हमारे बीते कई वर्षों से हमारे स्कूल में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब विषयों पर काफ़ी काम किए जा रहे हैं और VIS द्वारा उठाए गए इन कदमों से बच्चों में एक जागरूकता फैली है पर्यावरण के प्रति और वो इन विषयों की गंभीरता को अच्छे से समझ सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये अब हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गए हैं और हम सब इसी पे लगे रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। यदि हम बचपन में ही बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएं, तभी एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। बाकी मेरे बच्चे आपको बताएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने मोनिका जी। चलिए सबसे पहले आशी आप एक बात बताओ कि ये बायोडाइवर्सिटी की जब आप बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि धरती पर पाए जाने वाले सारे जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ। इसे प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है। जैसे स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स होते हैं ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स, उन्हें भी प्रिवेंट करता है। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें वो फूड, मेडिसिन, क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर देता है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी हमारा भी जीना नामुमकिन होगा। अच्छा शार्वी, आप एक बात बताएं, आपने अपने स्कूल में बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं और क्या क्या सोच रहे हैं? हमने देखो स्कूल में काफ़ी काम करने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बट एमकॉप से भाग लेकर मुझे और ज़्यादा काम करने को मिला। सबसे पहले हमने एक सर्वे किया। सर्वे के द्वारा हमें पता चला कि छात्रों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले से कितनी जानकारी है। हमें जान के खुशी हुई कि छात्रों को बहुत कुछ पहले से पता था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन या तो गलत थी या उनको नहीं पता था। जैसे बच्चे प्लांटेशन ड्राइव तो कर लेते हैं लेकिन उसमें अक्सर गलत पौधे लगा देते हैं, वो भी जो नेटिव स्पीशीज़ ना हो। तो इसलिए हमने अपने इको क्लब के साथ मिलकर स्कूल के माली से बात किया और एक हर्बल गार्डन डिज़ाइन एंड मेंटेन किया, जहाँ पर हमने दिल्ली के नेटिव स्पीशीज़ लगाए, जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया, गुड़ैल या हिबिस्कस जिसे कहते हैं, नीम का पौधा लगाया, अशोका ट्री जिसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो, हमने कड़ी पत्ता भी लगाया, आंवला का पेड़ भी लगाया और बहुत सारे कई पौधे लगाए। ये हर्बल गार्डन एक बटरफ्लाई गार्डन भी है क्योंकि इसमें कई ऐसे पौधे लगे हैं जो बटरफ्लाइज और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। प्लेन टाइगर बटरफ्लाई स्पीशीज़ एक दिल्ली की नेटिव स्पीशीज़ है और वो एंडेंजर्ड भी है, वो भी इस गार्डन में हमें देखने को मिलती है। अच्छा वेदांश, आप क्लास 8 में, तो 9th में, आपने क्या क्या किया? मैंने हमारे स्कूल का क्लब है इनो इंस्पायर, जो इनोवेशन क्लब है, उसके साथ हमने मिलकर बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस कैंपेन्स रन किए और हमारे इको क्लब के साथ हमने मिलकर एक ड्राइंग और आर्ट वर्क कॉम्पिटिशन रखा, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका मिला अपने खास टैलेंट्स, अपनी ड्राइंग्स और आर्ट वर्क दिखाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उनमें से 2 ड्राइंग्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट से पुरस्कार के लिए सम्मानित हुई है। आशी, आप बताएं, आपने क्या क्या किया?
हमने हैबिटेट डे के उत्सव पर गो शार्पनेट के साथ कोलैबोरेट किया एंड बच्चों के लिए एक नेस्ट मेकिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी एंड ये सब हमने इको फ्रेंडली मटेरियल्स के साथ किया और इन नेस्ट्स को हमने जाके पेड़ों पर भी लगाया है। बच्चों को इससे बर्ड्स कंजर्वेशन का महत्व समझ आया एंड उनके हैबिटेट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। ये सब चीज़ें जब बच्चे करते हैं तो आप लोग कैसे इसमें, मतलब स्कूल इस सब तरह की चीज़ों के लिए सपोर्ट करता रहता है? बिल्कुल सर, हमारा स्कूल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बीते कई वर्षों से हम यही काम कर रहे हैं। एनईपी में तो एनवायरनमेंट एजुकेशन अब आई है, लेकिन हमारे स्कूल में तो ये शुरू से ही है। तो ये हमारे, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे ये दिनचर्या का एक हिस्सा है। हमारा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कुछ ना कुछ होता ही रहता है पर्यावरण के लिए, चाहे वो छोटी क्लासेस हों या वो 11वीं 12वीं के बच्चे हों, सभी इसमें लगे रहते हैं। अच्छा शार्वी, एक बात बताएं, कूड़े की तो हर जगह समस्या होती है, हर जगह से कूड़ा निकलता है। इसको मैनेज करने के लिए आप लोग स्कूल में भी क्या कुछ करते हैं? आपके पास कुछ चीज़ ऐसे आइडियाज़ हैं जो शेयर करना चाहें? आपने बिल्कुल सही कहा। हमने रिसर्च करी है इसके ऊपर और हमने काफ़ी सॉल्यूशंस भी निकाले। पहले तो हमने अवेयरनेस क्रिएट किया, इनोइंस्पायर से कैंपेन्स किया, नुक्कड़ नाटक किए, और फिर हमने क्या किया, हमने ना एरो बिन्स और इको बिन्स लगाए अपने स्कूल में जो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदल देते हैं। हमने इसको, हमारे स्कूल ने पेपर, ई वेस्ट और प्लास्टिक के कलेक्शन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करे। हमारा सुझाव है कि RWA सोसाइटीज़ और लोकेलिटीज़ भी इन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। मोनिका जी, आप इस वेस्ट मैनेजमेंट की चीज़ को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी। ऐसा है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो पहली बात तो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, राइट। सबसे पहली चीज़ है रिड्यूस। तो हमें वेस्ट क्रिएशन पे ध्यान देना है कि हम वेस्ट ना क्रिएट करें, क्योंकि जब क्रिएट ही नहीं होगा तो हमारी बाकी की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए जैसे हम मार्केट जाते हैं तो ये है कि आप कपड़ा, आपका बैग लेकर जाएं, पेपर बैग्स और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ही बच्चे जैसे पानी की बोतल स्कूल लेकर आते हैं, पानी जो बच जाता है वो घर जाके वो फेंक देते हैं। वो नहीं करना, वो बोतल है, आप घर में भी उसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही मंदिर में मूर्तियाँ, जो हमारे मंदिर में मंदिर का सामान है, भगवान के कपड़े हैं, अब ये मूर्तियाँ हम फेंकते नहीं हैं, लेकिन हम पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देते हैं। तो पीपल का पेड़ जो है वहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये बहुत सी NGO आजकल काम कर रही हैं जो ये सब इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल करती हैं। तो हमें ये सब इकट्ठा करके अपने उन NGOs को देना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान देना चाहिए। अच्छा वेदांश, जब बायोडाइवर्सिटी की बात होगी तो क्या उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती हैं उनके लिए भी कुछ रोल रहता है? उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे हमारी आशी दीदी ने कहा कि बायोडाइवर्सिटी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स भी उन्हें में आती है, परंतु हम उन जो स्पीशीज़ होती है उनको बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने रिसर्च करी और हमें पता चला कि आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बर्ड्स का माइग्रेशन रूट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से वह कंफ्यूज हो जाती है और कभी कभी नीचे आ जाती है लो ऑल्टीट्यूड पे। वह कभी कभी और बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है कि जो लंबी इमारतें होती हैं उनसे टकरा जाए। वैसे तो बर्ड्स नॉर्मली हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से लोकेशन प्राप्त करती है और तारों से, परंतु शहरी रोशनी जो रात के वक्त होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स और आयलन जो आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट होती है, उसकी वजह से वह लो ऑल्टीट्यूड पे आ जाती है। इसको हम प्रिजर्व करने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रीट लाइट्स को ब्राइट कलर्स के अलावा बहुत वार्म कलर्स कर सकते हैं, जैसे येलो या ऑरेंज। और रात के वक्त हमें लाइट यूसेज भी कम कर देना चाहिए, खासकर कि फरवरी से मार्च के महीने में और अक्टूबर से नवंबर के महीने में, क्योंकि वह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पीक माइग्रेशन सीजन होता है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स को हमें वार्म कलर कर देना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज इसके लिए रिसर्च कर रही है, उनमें से एक न्यूजीलैंड भी है। उन्होंने अपनी एक डार्क स्काई सैंक्चुरी खोली है, जिसमें उन्होंने सारी अपनी स्ट्रीट लाइट्स ब्राइट वाइट कलर्स से वार्म येलो और ऑरेंज कलर्स कर दिया है, और वह एम कर रहे हैं कि वह बहुत थोड़े टाइम में डार्क स्काई नेशन बन जाए। आशी, आप इसमें कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, तो बर्ड्स जब माइग्रेट करती है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करती है, परंतु आज के जो मॉडर्न डिवाइसेस होते हैं जैसे फोन्स एंड लैपटॉप्स, ये उनकी माइग्रेशन को डिसरप्ट कर देती है एंड वो अपने ओरिजिनल रूट से गलत डायरेक्शन लेके भटक जाती हैं।
और हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि टावर एंड पावर लाइंस के आसपास हम ग्रीन एंड सेफ स्पेसेस बना सकते हैं। वहाँ पे हम लोग नेटिव ट्रीज भी लगा सकते हैं ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स आसानी से अपनी रेस्टिंग स्पॉट्स बना सकती है। एंड रेस्टिंग एंड नेस्टिंग स्पॉट्स ऐसी कई जगह होती है वहाँ पे हाई मैग्नेटिक रेडिएशन वाले डिवाइसेस जैसे हमारे फोन्स एंड लैपटॉप्स होते हैं, उनका यूज़ भी कम करना चाहिए रात को। एंड सेंसिटिव एरियाज जहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा माइग्रेट करती हैं, उनके माइग्रेशन रूट्स जहाँ होते हैं, वहाँ पे अपने फ़ोन्स का इस्तेमाल कम करना बहुत ज़रूरी है। जो माइग्रेशन रूट्स होते हैं ना बर्ड्स के, उन्हें फ्लाईवेज कहते हैं। एंड इन फ्लाईवेज को जैसे मैंने बताया प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड यूएसए के बड़े बड़े शहर जैसे सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड शिकागो, उन्होंने लाइट्स आउट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे माइग्रेशन टाइम जैसे नवंबर एंड स्प्रिंग मार्च के आसपास उन लोगों ने एक्स्ट्रा लाइट्स का यूज़ बंद कर दिया है। हम क्या कर सकते हैं? हम लोकल रूल्स एंड टेक्नोलॉजी को लेकर मोशन सेंसर्स, टाइमर्स एंड वार्म डाउनवर्ड डायरेक्टेड लाइट को यूज़ कर सकते हैं एंड लाइट पोल्यूशन को कम करेंगे एंड बर्ड्स की माइग्रेशन और बेहतर हो जाएगी। अच्छा आशी, अभी आपने बात की ग्रीन स्पेस की, तो जो ग्रीन या ब्लू स्पेस का आजकल बात होती है, इसको प्रोटेक्ट भी करना ज़रूरी है और इसको क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसको कैसे हो सकता है इसको? अब देखो, द्वारका एंड दिल्ली में बहुत सारी जगह है जो लोगों को पता भी नहीं है एंड वो ग्रीन स्पॉट्स बहुत सुंदर भी है। तो हम लोगों ने एक ग्रीन मैप बनाया है दिल्ली का, जहाँ पे सारे ग्रीन स्पॉट्स है। आप वहाँ जाइए, प्रकृति के बारे में जानकारी लीजिए एंड वहाँ पे सुंदरता को निहारिए। एंड आप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर काम करने वाली NGOs बहुत सारी है, उनके यहाँ डोनेशन करें, उनके यहाँ वॉलंटियर करें, ये बहुत मददगार चीज़ होगी। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है VIS बायोडाइवर्सिटी पर, एंड वहाँ पे हमने ये सब इंक्लूड करा है। एंड जो भी हमने इस पॉडकास्ट में अभी तक बोला है, वहाँ पे हम डेली पोस्ट्स लगाते हैं एंड बच्चे अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं उस पे पोस्ट्स के थ्रू। क्या कहेंगे वेदांश? हम यही कहना चाहते हैं कि ये ब्लू और ग्रीन स्पेसेस को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है और इन्हीं की वजह से हम अभी ज़िंदा है। और जैसे आशी दीदी ने अभी कहा कि हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम डेली माइग्रेटरी बर्ड्स और अपने फोर हैंड्स के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। हम ब्लू स्पेसेस को कंजर्व करने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, जैसे दिल्ली में बहुत सारा कूड़ा है, हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए और प्लास्टिक यूज़ कम कर देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है उसे डिस्पोज होने में लाखों साल लग जाते हैं और उसे रिसाइकल करना भी मुश्किल होता है। इसी हमें जैसे ब्लू स्पेसेस होती है, इसे कंजर्व करने के लिए हम बायो एंजाइम्स भी बना सकते हैं। ये बनाने बहुत ईजी होते हैं। जैसे इसके लिए सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें ही लगती है। सिट्रस फ्रूट के पील जैसे ऑरेंज के छिलके या मौसमी के छिलके, पानी में थोड़ा सा यीस्ट मिक्स कर देना है और गुड़ या जैगरी मिक्स करके आपको 1 महीने तक एक जार में रखना है। वह तैयार हो जाएगा और आप उसे अपने घर की साफ सफाई में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पानी में केमिकल्स भी कम मिक्स होंगे और पानी भी बचेगा। इससे वाटर पोल्यूशन भी कम होएगा। जो आपके बचे हुए ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे फ्रूट्स के छिलके या वेजिटेबल्स, आप उसे एक कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं, जिससे वह एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा और अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इससे कोई बदबू भी नहीं आती और सबका फायदा होता है। शार्वी, आप क्या बताओगे इस बारे में, क्या कहोगे? iNaturalist एंड eBird जैसे ऐप्स को आप यूज़ करें और उनको प्रमोट करें और अपनी लोकेलिटी की स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट करके उस पर अपलोड करें। इससे आपको भी जानकारी मिलेगी और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मदद होगी। और दिवाली के पोल्यूशन से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को दिक्कतें आती हैं, जैसे मरीन एनिमल्स में पानी में पोल्यूशन मिल जाता है तो फिर उनको दिक्कत आती है। बायोडाइवर्सिटी इसलिए धीरे धीरे कम होती रहती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दिवाली पर पटाखे ना जलाएं और ग्रीन क्रैकर्स भी अवॉइड करें, क्योंकि उनसे भी पोल्यूशन होता है। अपने घर में और आसपास के पोल्यूशन को कम करने के लिए एरेका प्लांट और स्नेक प्लांट जैसे नेचुरल एयर प्योरीफायर्स लगाएं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही इन छोटे छोटे प्रयासों से हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए आप सब हमें सहयोग दीजिए एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने के लिए। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बच्चों ने हमें रीच आउट किया था। मुझे तो इस बारे में नहीं पता था कि इनके स्कूल में कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है, और आशी ने मेरे से कांटेक्ट किया था और बात की थी कि हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। तो मैम, क्योंकि आशी ने डेफिनेटली आपसे भी बात की होगी, तभी आप लोग आज यहाँ पे आए हैं। तो जब
आप लोगों ने क्या सोचा, मतलब किस थॉट के उससे आपको लगा कि आपको मीडिया के पास जाना चाहिए या रेडियो द्वारका के पास आना? देखिए, हम अपने स्कूल में तो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आप बच्चे को सिखाते हैं, वो घर जाके वही चीज़ अपने आसपास के नेबरिंग कम्युनिटी में भी वही चीज़ करेंगे। लेकिन हमें था कि हम कहीं पे जाके अपना ज़्यादा लोगों को अपना ये मैसेज दे सकें, तो इसलिए हमने आपको अप्रोच किया आशी के थ्रू कि रेडियो द्वारका एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे थे आप, तो मैं व्यूअर्स, देखिए बच्चों का मकसद ये था कि ये हमको अवेयर कर पाएँ। तो जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखें, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो खुद भी जागरूक हों और इसको, जो इन बच्चों की सोच है, ये जो भविष्य के लिए सोच रहे हैं, इस तरह और भी जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं, इस चीज़ को और लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि ये जागरूकता का जो अभियान है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और पहुंच पाए। तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशी, आप लोग को भी कि आप प्लीज़, आपने कोशिश की कि आप रीच आउट करें, और अगेन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, आप और आपकी टीम और आपके स्कूल के जो क्लब्स आप बात कर रही हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो व्यूअर्स, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप भी कर रहे हैं, कुछ हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमसे संपर्क करें। हम प्रयास करेंगे कि हम आप जो जागरूकता के लिए करना चाह रहे हैं उसको और लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें रेडियो द्वारका। प्रकृति की रक्षा ही जीवन की सुरक्षा है।